नमस्कार दोस्तों, जे टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में। दोस्तों, रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, कितने प्रतिशत होता है, कितने भाग होते हैं, कौन कौन जो है रक्त का आदान प्रदान किसको दे सकता है, क्या चीजें होती है, हार्ट कैसे रक्त को जो है या ब्लड को जो है पंप करता है, या इसके क्या कार्य होते हैं, वो विभिन्न जानकारी दोस्तों हम यहाँ पढ़ेंगे जो एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा जो 10th लेवल के जो छोटी क्लासों के जो बच्चे हैं उनके रेस्पेक्ट में भी ये जो चीज़ है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले हम रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं कि रक्त होता क्या है या इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। दोस्तों देखिए, रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। पहली चीज हमको ध्यान रखनी है, ये जो है उत्तक है, लेकिन कैसा है दोस्तों, तरल संयोजी, लिक्विड टाइप का जो है ये उत्तक है। उसके बाद दोस्तों पोषक तत्व वे ऑक्सीजन को, इसका काम क्या होता है उसकी हम बात करें तो दोस्तों जो भी पोषक तत्व है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सब पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को दोस्तों कोशिका तक पहुंचाना। पहला काम तो ये है, ये कोशिकाओं तक जो है विभिन्न अंगों से कोशिकाओं तक जो है इनको लेके जाता है। उसके बाद दूसरा इसका काम है दोस्तों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, जो कोशिका के किसी काम के नहीं होते, उनको जो है दोस्तों, और CO2 जो है उसको जो वापस विभिन्न अंगों तक, उत्सर्जन जो अंग है वहां तक लेके आना इसका जो है मुख्य काम होता है। दोस्तों ये क्षारीय तत्व होता है, इसकी हम बात करते हैं। pH का मान जो होता है दोस्तों 7.4 7.4 होता है। उसके बाद दोस्तों रक्त का जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये ध्यान रखिए, रेड बोन मैरो जिसको कहते हैं, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और दोस्तों उसके बाद हम कर लें कि भ्रूणावस्था में या नवजात शिशु होता है, जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है उस स्थिति में, और जब छोटा ही बच्चा होता है, उसका जन्म नहीं हुआ होता है, उन दोनों स्थिति में दोस्तों जो रक्त का निर्माण वो प्लीहा में होता है। ये हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम के लायक ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद दोस्तों सामान्य व्यक्ति में रक्त की अगर मात्रा पूछे कि एक सामान्य व्यक्ति में जो है रक्त की कितनी मात्रा होगी, तो दोस्तों वो 5 लीटर होता है। ये हमें ध्यान रखना है, लगभग 5 लीटर के लगभग ये होता है। अब दोस्तों रक्त के हम भाग की बात करें कि रक्त कितने भाग का होता है, ये इसके प्रकार क्या है, तो दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है दोस्तों ठोस भाग, जो कोशिकाओं का बना होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा की हम बात करें दोस्तों तो रक्त का जो 55% जो भाग है वो होता है दोस्तों प्लाज्मा का। इस प्लाज्मा के 55% भाग में दोस्तों 92% तो जो जल होता है, पानी होता है, वाटर होता है, और 8% जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है इसमें मिक्स रहते हैं। ये दोनों मिलकर 55% भाग प्लाज्मा बनाते हैं, जो रक्त का होता है, आधा से लगभग ज्यादा। उसके बाद दोस्तों बचा हुआ जो भाग है वो होता है ठोस भाग, जो कोशिकाओं का बना होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का ये बना हुआ होता है। अब दोस्तों जो ठोस भाग है या कोशिका ये 3 प्रकार की कोशिका होती है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बूटा हो सकता है। पहला जो इसमें हम बात करें दोस्तों तो लाल रुधिर कोशिका है, जिसको कहते हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। उसके बाद दोस्तों आता है श्वेत रक्त कोशिका है, WBC, और तीसरा आता है बिंबाणु प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं जो है रक्त में पाई जाती है। अब इनका क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या संरचना होती है और क्या क्या ये काम करते हैं दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। पहले हम बात करें दोस्तों लाल रुधिर कोशिका थी, इसमें काम की चीजें क्या क्या है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो रक्त का जो भाग है उसमें 99% जो भाग है इन कोशिकाओं का होता है RBC का। सबसे ज्यादा 1% में ये बचे हुए बाकी सारे आते हैं, बाकी 99% जो होता है हमारे रुधिर में RBC कोशिका होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं होती है। दोस्तों दूसरी बात हम बात कर ले कि इसमें ये हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, और इसी के कारण जो है इनका रंग लाल होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। उसके बाद दोस्तों बात कर ले हम तीसरी चीज कि इसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों, केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक इन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। उसके बाद दोस्तों इसकी आयु की बात कर ले, यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है, जो 120 दिन होते हैं। ये लाल रुधिर कोशिकाएं 120 दिन ही जीवित रहती है, उसके बाद ही अपने आपका जो है नया निर्माण कर लेती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें दूसरी हमारी जो कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका है, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है।
ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। बाहर से जो भी वायरस, जीवाणु, कवक वगैरह दोस्तों हमारे शरीर में जो प्रवेश करते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की बॉडीगार्ड होती है दोस्तों, जो बाहर से जो भी इस पे अटैक करता है उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए प्रतिरक्षा जो है प्रदान करना इनका मुख्य काम होता है। इनका जो निर्माण है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका उपनाम या इनको और क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइट। तो WBC का ये एक और नाम है ल्यूकोसाइट, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता, और हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों, रक्त का जो है रंग है वो लाल करता है। हीमोग्लोबिन ही जब नहीं है तो रक्त का जो रंग है दोस्तों वो भी श्वेत ही होगा, इसी के कारण इनका नाम है श्वेत रक्त कोशिका WBC। अब दोस्तों WBC जो होती है दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, आपको ध्यान रखना। फर्स्ट है कणिकाणु और दूसरा है एकणिकाणु। तो कणिकाणु को दोस्तों और क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट जो इसका एक और नाम है। और इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये तीन प्रकार है कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट के। और दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल है दोस्तों जो सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। उसके बाद दोस्तों एकणिकाणु की बात करें तो एक ग्रेन्युलोसाइट इसका नाम है। इसके उदाहरण हम बात कर ले दोस्तों लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक कणिका वाली जो कोशिकाएं होती है। अब हम दोस्तों इसमें लिम्फोसाइट की बात करें तो ये दोस्तों तीन प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट जो है तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, और इनका प्रमुख काम है प्राथमिक रूप से जो है दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर को प्राथमिक रूप से प्रतिरक्षा जो है ये कोशिका लिम्फोसाइट जो है वो प्रदान करती है, बाहर से आने वाले जीवाणु से लड़ने के लिए, इसके बॉडीगार्ड के लिए। उसके बाद दोस्तों लिम्फोसाइट की हम बात करें तो लिम्फोसाइट भी अपने आप में तीन प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। ये लिम्फोसाइट के तीन प्रकार है। आगे हम बात कर रहे तो दोस्तों मोनोसाइट, जो कि एक कणिकाणु का ही एक दूसरा भाग है। जो मोनोसाइट होता है दोस्तों ये क्या होती है, परिपक्व होके, मतलब जब पूरी ये बन जाती है, इनका निर्माण पूरा हो जाता है, परिपक्व हो जाती है, तो दोस्तों ये महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती है। ये ध्यान रखना, महाभक्षक कोशिकाओं में ये बदल जाते हैं। अब यह भक्षक किसका करता है, बाहर से जो भी जो है वायरस, जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं उनका ये भक्षण करती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि मोनोसाइट, महाभक्षक कोशिकाएं और न्यूट्रोफिल, ये तीनों मिलके दोस्तों ये प्रमुख रूप से जो है महाभक्षक कोशिकाएं हैं, जो बाहर से जो भी प्रतिजन, जो भी खराब चीजें हमारे शरीर में एंटर करती है, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, जिनका दोस्तों ये भक्षण का प्रमुख कार्य करती है। तो तीन जो है प्रमुख भक्षण कोशिकाएं जो होगी मोनोसाइट, महाभक्षक और न्यूट्रोफिल, ये तीनों जो है प्रतिजीवों को मारने का काम करती है, बॉडीगार्ड का काम करती है हमारे शरीर के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तीसरा भाग हमारा जो रह गया था बिंबाणु या प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट जो है इनका अलग से एक और नाम है। इनकी हम संख्या बात कर ले तो दोस्तों प्रति घन mm में इनकी संख्या होती है 3 लाख। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना है। बिंबाणु कितने होते हैं, प्रति घन mm में, mm क्यूब, प्रति mm क्यूब में 3 लाख तक इनकी जो संख्याएं होती है। इनके हम दोस्तों आयु की बात करें तो केवल 10 दिन इनकी आयु होती है। प्लेटलेट्स या बिंबाणु हर 10 दिन में दोस्तों नए बदल जाते हैं, पुराने वाले खत्म हो जाते हैं, नए वाले निर्माण होता रहता है। इनका काम है दोस्तों रक्त का थक्का जमाना। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा दोस्तों कट जाता है तो उस कटे वाले हिस्से को आप थोड़ी देर पकड़ के रखो तो हम देखते हैं कि वहां जो है खून आना, वहां से रक्त वहां से निकलना बंद हो गया। तो ये थक्का जमाने का काम जो होता है दोस्तों वो बिंबाणु करता है। बिंबाणु जो है कटे हुए भाग पे रक्त का थक्का बनाता है और उसके बाद क्या उस जगह से जो है रक्त बहना बंद हो जाता है। ये ध्यान रखना इसका काम। और दोस्तों ये भी जो है बिंबाणु भी केंद्रक विहीन कोशिका है, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो दो कोशिका ऐसी है दोस्तों, आरबीसी और प्लेटलेट्स, जिनमें जो है केंद्रक या न्यूक्लियस अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता है। दोस्तों आगे की जो हम चीजें पढ़ लेते हैं कि रक्त के जो मुख्य कार्य क्या क्या है, ये मुख्य काम क्या करता है। तो दोस्तों ये लगभग 7 प्रकार के यहाँ काम है जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे तो पहले दोस्तों क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2 का जो है वातावरण तथा उत्तकों के मध्य इसका दोस्तों विनिमय करना, आदान प्रदान करना। दूसरा इसका काम है दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं, जो पाचन तंत्र में जो भी पोषक तत्व बनते हैं उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक, उत्तकों तक पहुंचाना इसका काम होता है। तीसरा काम है दोस्तों शरीर का जो है इसमें पीएच नियंत्रित करना, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नियंत्रित करना। उसके बाद दोस्तों इसका बॉडी का, हमारे शरीर का जो है ताप नियंत्रित करना। तीसरा काम है इसमें, नेक्स्ट काम हो गया दोस्तों प्रतिरक्षण का, शरीर की सुरक्षा प्रदान करना।
और विभिन्न कोशिकाओं में जो हार्मोन ग्रंथियां है उनमें हार्मोन को है जो अलग अलग जगह पर परिवहन करना, पहुंचाना। उसके बाद दोस्तों उत्सर्जी पदार्थों को, जो अवशिष्ट पदार्थ जो वेस्टेज है उसको हमारे शरीर से बाहर करना। तो ये मुख्य मुख्य रक्त के यहाँ कार्य है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं रक्त के प्रकार। रक्त कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये 4 समूह में है। हमने पूरे रक्त को 4 समूह में बांटा गया है। ए समूह, बी समूह, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के जो दोस्तों ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, रक्त समूह यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों हम ए की बात करें तो ए में जो है दोस्तों, ए रक्त समूह में, ए ब्लड ग्रुप में दोस्तों ए तो एंटीजन पाया जाता है और स्मॉल बी इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। दूसरा हम बी की बात करें तो इसमें बी एंटीजन पाया जाता है और स्मॉल ए एंटीबॉडी पाई जाती है। ए बी में हम बात करें तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों ही जो एंटीजन है वो पाए जाते हैं या प्रतिजन पाए जाते हैं। एंटीबॉडी जो है दोस्तों ए बी में कोई भी नहीं होती। उसके बाद हम बात करें दोस्तों ओ की, तो ओ में जो दोस्तों किसी भी प्रकार का जो एंटीजन या प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसमें ए और बी जो है वो एंटीबॉडी पाई जाती है। अब दोस्तों हम बात करें रक्त के आदान प्रदान की, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को ही जो है रक्त दे सकता है, बी वाला बी वाले को ही दे सकता है, ए बी जो है वो सर्वग्राता दोस्तों ये जो है सभी को जो है दे सकता है। सबसे जो है रक्त ये क्या करता है दोस्तों, दे सकता है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। उसके बाद हम दोस्तों बात करें ओ वाला है, ये सर्वदाता दोस्तों, ये जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है और ए भी जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है, ये सर्वग्राता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ए वाला ए को क्यों देता है, बी वाला जो बी को क्यों देता है? दोस्तों इसमें देखिए ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें ए प्रतिजन होता है, ए एंटीजन होता है। अब दोस्तों ए एंटीजन जब अगर इसी के प्रकार की एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी से और मान लो बी जो है बी का एंटीजन जो स्मॉल बी एंटीबॉडी से अगर दोस्तों ये आपस में मिक्स हो जाए तो ये क्या करता है दोस्तों, जो रक्त है उसको दोस्तों गाढ़ा कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, रक्त नष्ट हो जाता है। ए और ए एंटीजन और स्मॉल ए एंटीबॉडी मिलने पे या बी एंटीजन और स्मॉल बी एंटीबॉडी मिलने से दोस्तों हमारा रक्त जो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए दोस्तों ए वाला बी को डोनेट नहीं कर सकता, बी वाला ए को डोनेट नहीं कर सकता। जो एंटीजन है वही एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों ए बी जो है वो सर्वग्राता, ये किसी से ले सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीबॉडी यहाँ कोई है ही नहीं, ना तो ए एंटीबॉडी है ना बी एंटीबॉडी है। मतलब ये ए वाला इसको देगा तो भी दोस्तों इसमें ये तो मिक्स होनी ही नहीं क्योंकि ए वाला दे सकता है, बी इसको देगा तो भी दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी भी नहीं होती। और दोस्तों उसके बाद ये अगली जो चीज आती है उसके बाद ओ की हम बात करें तो दोस्तों ये सर्वदाता, ये किसी को भी जो है डोनेट कर सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, ये किसी को भी ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ कितने 4 चीजें होगी, ए बी और ओ। तो ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी जो है किसी से भी ले सकता है, ओ जो है सबको दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखनी। उसके बाद एक हम और बात करते हैं दोस्तों आरएच तत्व की, आरएच फैक्टर की। तो दोस्तों 1940 में जो लैंडस्टीनर और वीनर ने दोस्तों एक नए तरीके के एंटीजन की खोज की। एंटीजन कैसा था दोस्तों, ये नया था। अब एंटीजन कौन कौन से थे, देखो ए बी और ए बी, इनके अलावा एक और एंटीजन आया दोस्तों नया जिसको आरएच तत्व या आरएच फैक्टर कहा जाता है। और इसकी खोज कहाँ की गई दोस्तों, रिसस नाम के जो बंदर में पहली बार इन्होंने ये आरएच फैक्टर यहाँ देखा था दोस्तों। तो जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर दोस्तों पाया जाता है उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिसके रक्त में आरएच नहीं पाया जाता दोस्तों उसको आरएच नेगेटिव कहते हैं। अब हमने देखा होगा जब दोस्तों हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट के समय वहां एक जांच की जाती है कि ये ब्लड जो है उस व्यक्ति को चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों उसमें हमको ध्यान रखना वहां आरएच फैक्टर की ही जांच की जाती है कि आरएच फैक्टर इसमें कौन सा है। अब दोस्तों देखिए आरएच जिसका पॉजिटिव होता है जिस व्यक्ति का, वो आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है और आरएच नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है दोस्तों वो आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट करता है। ये आपस में एक दूसरे को डोनेट क्यों नहीं कर सकते, तो उसके लिए देखिए दोस्तों अगर आरएच पॉजिटिव जिसका है, आरएच फैक्टर जिसका पॉजिटिव है, अगर वो आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को अगर ब्लड दे देता है दोस्तों तो पहली बार तो क्या होता है ये बहुत कम मात्रा होती है इसलिए व्यक्ति की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगली बार में अगर आप देखोगे कि आरएच प्लस वाला अगर आरएच नेगेटिव वाले को दूसरी बार अगर ब्लड डोनेट कर देता है तो दोस्तों उसमें वही होता है कि हमारा जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाएगा, वो वाहिनियों से जो है बहना बंद कर देगा, रक्त नष्ट हो जाएगा और दोस्तों जो आरएच नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है जिसको ये ब्लड दिया गया उसकी मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखें। तो आरएच फैक्टर की वहां मुख्य रूप से जो जांच की जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यदि आरएच
कोई नया शिशु है, नवजात शिशु है, गर्भावस्था में कोई शिशु है दोस्तों, उसके फादर अगर RH पॉजिटिव है और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप है दोस्तों RH नेगेटिव है, तो क्या होगा कि दोस्तों जन्म लेने वाला जो शिशु है, छोटा बच्चा, या तो वो गर्भावस्था में पेट में ही जो उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जन्म लेने के तुरंत बाद दोस्तों वो मर जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम रक्त परिसंचरण की बात करें, रक्त का जो है बहाव कैसे होता है शरीर में, वो कैसे करता है, तो मानवों में जो दोस्त है, इंसानों में जो होता है वो बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। रक्त जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा वो घूमता है दोस्तों, वो बंद प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इसमें जो कौन कौन से अंग दोस्तों मुख्य रूप से जो है काम करते हैं वो दोस्तों, एक तो रक्त हो गया, एक हृदय हमारा जो हार्ट है वो हो गया, और एक रक्त वाहिनियां होगी जो पतली पतली नलियां है दोस्तों, वेन्स हो गया, एट्रीज होगी, शिरा है, धमनियां, ये सारी यूज होती है जिससे कि ब्लड ही लगातार शरीर में घूमता रहता है पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक, और वहां से जो अपशिष्टों को भी जो शरीर से बाहर निकालने का ये मुख्य रूप से कार्य करता है। अब दोस्तों जो द्रव लस्सी का जो है वो भी एक परिवहन तंत्र का ही हिस्सा है। अब हम दोस्तों बात कर ले कि हृदय, हमारा जो हार्ट है वही मेन मशीन है, वही एक केंद्र है जो इस पूरे परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह और वहां से जो वेस्टेज पदार्थों को निकालना है। तो हृदय या दिल को हम दोस्तों कह सकते हैं, हार्ट को कह सकते हैं, ये परिवहन तंत्र का जो है दोस्तों मेन केंद्र है जो रुधिर को निरंतर रक्त वाहिनियों में पंप करता रहता है, वहां से अशुद्ध रक्त को ये लेता रहता है। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं हृदय के बारे में, क्योंकि हृदय क्या होता है, वो रक्त का जो आदान प्रदान है शरीर में, जो रक्त का जो पंपिंग करता है या वहां से शरीर से जो लेके आना, वो सारा काम हृदय का, हार्ट का होता है। तो दोस्तों हार्ट के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, देखिए ये पेशी उत्तकों से बना होता है। पेशी मतलब मांसपेशियों युक्त उत्तक यहाँ दोस्तों जो हृदय का निर्माण करते हैं, ये मांसल होता है, मांस युक्त होता है, खोखला होता है, और इसकी आकृति आप देखोगे दोस्तों बंद मोती के जैसे होती है। जो हम वो बनाते हैं दोस्तों ये इस टाइप का, तो ये ऐसा दिल नहीं होता, ऐसा हार्ट नहीं होता, ये बंद मोती के आकार का जो है होता है। और इसके रंग की बात करें दोस्तों ये लाल रंग का पाया जाता है। अब इसमें दोस्तों हृदय के चारों ओर दोहरी भित्ति मतलब डबल परत वाला दोस्तों जो है एक आवरण होता है जिसे हृदय का जो है आवरण कहता है। और हृदय आवरण में दोस्तों जो है हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है जो बाहरी आघातों से क्या करता है, हमारे हृदय की, हार्ट के, दिल की जो है दोस्तों सुरक्षा प्रदान करता है। अब हृदय की हम बात करें दोस्तों, इसके भागों की बात करें तो दोस्तों इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद और दोस्तों 2 नीले। तो दोस्तों इसमें हम हृदय का हमारे पास जो चित्र बन रखा है यहाँ हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, हृदय को अगर यहाँ से डिवाइड करें तो 2 हिस्से तो ऊपर पाए जाते हैं, 2 हिस्से नीचे पाए जाते हैं। तो ऊपर के हिस्सों को दोस्तों आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले जो हिस्से है उसको नीले कहा जाता है। तो अब दोस्तों देखिए जैसे मैं खड़ा हूं, अगर इस तरीके से हम देखें तो ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। तो ऊपर का जो हृदय का हिस्सा जो बाईं तरफ होगा दोस्तों वो बायां आलिंद कहलाएगा ऊपर का हिस्सा, और जो दाईं साइड होगा, राइट हैंड की साइड होगा, वो दोस्तों हमारे पास दायां जो है आलिंद कहलाएगा। और नीचे के हिस्से की बात कर ले, जो नीचे वाले कक्ष होते हैं दोस्तों, जो बाईं साइड है वो बायां नीले कहलाएगा, और जो दाईं साइड है दोस्तों वो दायां जो है नीले कहलाएगा। इसमें ये आलिंद, ये नीले, ये आलिंद और ये नीले। दोस्तों ये 4 कक्षों से हमारा जो हृदय बन रखा होता है। अब हम इसमें दोस्तों बात कर ले कि जो आलिंद जो होता है जिसको एट्रियम कहते हैं वो छोटे आकार के होता है दोस्तों। ये यहाँ देख सकते हो, ये जो आलिंद का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, इधर भी आप देख लो तो ये भी छोटा है इन दोनों की तुलना में, जबकि नीले क्या होते हैं दोस्तों बड़े होते हैं। ये चीज होगी, नीले को जो है वेंट्रिकल्स जो दोस्तों कहा जाता है। अब इसमें हम बात करें दोस्तों बाएं आलिंद में बाएं नीले द्विवल्ली कपाट जिसे माइट्रल वॉल्व या बाह्य एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा जाता है। तो माइट्रल वॉल्व देखिए कहाँ होता है दोस्तों, इस जगह, ये द्विवल्ली कपाट से युक्त होता है। द्विवल्ली मतलब 2 परतों वाला जो है दरवाजा या कपाट जिसको कहते हैं 2 परतों वाला, इसे यहाँ द्विवल्ली कपाट दोस्तों जो आते हैं। अब इसमें दोस्तों ये यहाँ एक वाल्व होता है ये, जिससे कि जो है ब्लड यहाँ से यहाँ तक ये पंप कर सके, उसे दोस्तों माइट्रल वाल्व या जो है एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। ये जो यहाँ पाया जाता है, जो आलिंद से नीले में जो है रक्त के आदान प्रदान में मदद करता है। अब दोस्तों हम दाएं वाले की बात करते हैं तो यहाँ भी सेम वही चीज होगी कि दायां आलिंद और दाएं जो नीले है, इन दोनों के बीच में जो कपाट पाया जाता है दोस्तों ये त्रिवलन होता है। दोस्तों इसमें कपाट में जो परतें या परत आप कह लो वो 3 पर्दे वाली जो होती है, जहां से रक्त जो है आलिंद से जो दोस्तों नीले में जो है यहाँ से प्रवेश करता है। इसे जो त्रिवल एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो दोस्तों कहा जाता है, इसका ध्यान रखना है।
अब दोस्तों इसमें जो ये वॉल्व या जो कपाट होते हैं, जो एक इस जगह लग रखा होता है, एक इस जगह लग रखा होता है, इनका मुख्य रूप से काम यही होता है कि आलिंद से जो रक्त नीले में आ गया दोनों तरफ से, तो वो विपरीत दिशा में न जा सके, किसी भी तरीके से जो है यहाँ का रक्त वापिस जो है दोस्तों यहाँ ऊपर पंप नहीं होना चाहिए। तो इन वॉल्व का जो है काम यही होता है कि जो रक्त को विपरीत दिशा में ये बहने से रोकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले इसमें कि दाया और बाया। दोस्तों ये यहाँ इधर वाला हिस्सा ये आपस में मिक्स क्यों नहीं होते? तो दोस्तों इसमें पेशीय झिल्ली होती है, बिल्कुल जो मांसपेशियों की बनी हुई पतली झिल्ली होती है, जो बाएं वाले हिस्से को दाएं वाले हिस्से से मिलने से या मिक्स होने से दोस्तों यहाँ आपस में या ना मिले इससे पृथक करती है, उसको रोक के रखती है दोस्तों। अब ये दोनों जो हिस्से दोस्तों आलिंद और नीले वाले जो है दोस्तों, ये लयबद्ध तरीके से लबडब जो आपने महसूस किया होगा हाथ रख के कि धड़कन कैसे चल रही होती है, उससे ये दोस्तों क्या होता है क्रिया करते हैं। इनकी ये प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है, फैलना सिकुड़ना दोस्तों, जिसे रक्त क्या होता है हमारे शरीर तक या विभिन्न हिस्सों तक पंप होता है या वहां से अशुद्ध रक्त जो वापस हृदय तक आता है इस लयबद्ध तरीके के कारण ही। अब दोस्तों इसमें इस लयबद्ध तरीकों को क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय चक्र कहते हैं। अब हृदय चक्र को हम समझ लेते हैं कि ये हृदय में दोस्तों ब्लड कितनी बार आता है, कितनी बार जाता है, कहां से आता है और कैसे जाता है। तो उसको देख के दोस्तों जो हृदय में ये जो पूरा चित्र था, इसको मैंने एक छोटे से जो ब्लॉग में आपको बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए दोस्तों ये ऊपर वाले दोनों हिस्से आलिंद हो गए, जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो दाएं वाले हो गए, जो लेफ्ट हैंड की साइड उल्टा हाथ की तरफ है वो बायां वाला हो गया। तो ये देखिए दोस्तों ये दाया आलिंद और ये बायां जो आलिंद है, ये दोनों नीले हो गए, दाया और बायां। अब देखिए दोस्तों ये हमारा शरीर, पहले हम यहाँ से बात करते हैं हमारा जो शरीर हो गया, बॉडी हो गया, इसके विभिन्न अंग हो गए, कोशिकाएं होगी, उत्तक हो गया। वहां से दोस्तों जो रक्त है वो महाशिरा के द्वारा, किसके द्वारा? महाशिरा के द्वारा। अब ध्यान रखना दोस्तों, शरीर से जो भी रक्त जा रहा है वो अशुद्ध होगा। अशुद्ध में क्या कह सकते हैं कि हम दोस्तों, एक तो इसमें CO2 मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मिक्स होती है। इसके अलावा जो अपाचित पदार्थ या शरीर पाचन करने के बाद जो या ऊर्जा मिलने के बाद जो अवशिष्ट रह जाते हैं, जो वेस्टेज रह जाते हैं दोस्तों, वो शरीर से महाशिरा के द्वारा जो है दोस्तों कहां प्रवेश करते हैं? दाएं आलिंद में। ध्यान रखना दोस्तों, दाएं आलिंद की बात करें तो ये महाशिरा, इसमें दोस्तों अशुद्ध जो है रक्त हम कह सकते हैं, जो मैंने आपको वहां दिखा रखा था। ये महाशिरा से कहां आते हैं दोस्तों? दाएं आलिंद में ये इस जगह प्रवेश कर जाता है, जो मैंने यहाँ देखा है। अब दोस्तों यहाँ जो त्रिवलक जो कपाट होते हैं, ये मैंने यहाँ से दिखा रखा, ये वॉल्व लगा रखा। तो ये त्रिवलक कपाट दोस्तों, ये यहाँ से ब्लड प्रवेश करेगा दाएं नीले में। तो दोस्तों जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है इसकी संकुचन की, तो ये रक्त जो है दोस्तों दाएं नीले में जो है प्रवेश कर जाता है। अब ये जो कपाट लग रखा है ये क्या करता है दोस्तों? रक्त की वापस गति है जो इसको विपरीत दिशा में बहने से रोकता है, ये वापस ऊपर ना चढ़ जाए। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रवेश करने के बाद ये कपाट बंद हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी, जो फुफ्फुस धमनी होती है उसके द्वारा दोस्तों अब इस रक्त को क्या है दोस्तों साफ किया जाएगा, इसको शुद्ध किया जाएगा। और शुद्ध क्या किया जाएगा कि यहाँ से CO2 को हटा के या अपशिष्ट पदार्थों को हटा के इसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाएगी। और ऑक्सीजन हमने देखा था दोस्तों प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें कि ऑक्सीजन फेफड़ों में इकट्ठी होती है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो फेफड़ों में जाती है। तो ऑक्सीजन जो है इस रक्त में कहां से मिलेगी? फेफड़ों से मिलेगी। तो फेफड़ों तक ले जाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तरकीब होनी चाहिए, कोई धमनी होनी चाहिए। तो दोस्तों फुफ्फुस धमनी जो है ये यहाँ से अशुद्ध रक्त को जो फेफड़ों तक ले जाती है। जो फुफ्फुस धमनी आप देख सकते हो दोस्तों, ये अशुद्ध रक्त जो है उसको कहां तक ले जाती है दोस्तों? रक्त को फेफड़ों तक। ये यहाँ से लेके जाएगी फेफड़ों में, ये ध्यान रखना है हमको। ये यहाँ से जो वापस पंप करेगा ये यहाँ से खुल के दोस्तों फेफड़ों तक जाएगा। ये मैंने यहाँ फेफड़े बना दिए। अब फेफड़ों में क्या होता है दोस्तों? श्वसन क्रिया से जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये यहाँ से जो है इस अशुद्ध रक्त से दोस्तों CO2 तो फेफड़ों में छोड़ देते हैं और वहां से ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन जो है रक्त को जो है दोस्तों ले लिया जाता है। और वो साफ या ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है दोस्तों फुफ्फुस सिरा, जो हमारे पास फुफ्फुस सिरा अवेलेबल है उसके थ्रू दोस्तों जो है वापस यहाँ जाएगी बाएं आलिंद में। फुफ्फुस सिरा के द्वारा दोस्तों ये रहा फुफ्फुस सिरा, यहाँ से फेफड़ों से जो वापस जो रक्त है दोस्तों इसको हम कह सकते हैं शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो वापस फुफ्फुस सिरा के थ्रू ये जाता है दोस्तों इसमें। कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में, जो मैंने यहाँ दिखा रखा बाएं आलिंद में यहाँ जाता है। और यहाँ जो वाल लग रखा दोस्तों द्विवल्नी कपाट, इसके थ्रू ये दोस्तों चला जाता है बाएं नीले में। ये यहाँ से नीचे चला जाता है। यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा? ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त बाएं नीले में। अब बाएं नीले से फिर से दोस्तों क्या होता है, जो
हमारे पास एक महाधमनी होती है। तो महाधमनी के थ्रू दोस्तों ये जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो है दोस्तों यहाँ पहुंचाया जाता है महाधमनी के द्वारा। तो महाधमनी होगी हमारे पास दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ से जो रक्त ये दोस्तों ये कपाट बनता है और यहाँ से इस जगह जाता है। ये सारी जो है महाधमनियां है। तो महाधमनी के थ्रू दोस्तों ये फिर से कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर में। तो दोस्तों देखिए शरीर से ही जो है पूरा ये हमारा जो शरीर था वहां से जो स्टार्ट हुआ इस प्रक्रिया में महाशिरा से होता हुआ दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में, यहाँ से वापस दोस्तों फुफ्फुस धमनी से जो है अशुद्ध रक्त फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापस जो है फुफ्फुस शिरा के थ्रू जो है बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से दोस्तों ये बाएं जो है नीले में प्रवेश किया, नीले से वापस जो है दोस्तों ये जो है यहाँ से जो है महाधमनी में से होता हुआ वापस शरीर में जाता है। तो ये एक पूरा जो है दोस्तों हृदय का जो है चक्र कहलाता है, एक पूरी कार्डियक साइकिल कहलाती है, जिसके थ्रू जो है रक्त यहाँ से पूरा गुजरता है, जो मैंने एक जो है ब्लॉक के हिसाब से भी आपको यहाँ बताने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में जो है रक्त हमारे हृदय से 2 बार गुजर जाता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बने कि हृदय से जो है वक्त एक कार्डियक साइकिल में कितनी बार गुजरता है, तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों ये 2 बार गुजर जाता है। 2 बार कैसे गुजरता है दोस्तों, हृदय से, एक तो शरीर से जो हृदय में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, दिल में जा रहा है, वो अशुद्ध रक्त, एक बार तो अशुद्ध रक्त गुजरा दोस्तों, यहाँ से अशुद्ध रक्त जो आया वो हृदय से होकर गुजर गया। दूसरी जो चक्र होगा दोस्तों उसमें क्या होगा कि जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त या जो शुद्ध जो रक्त है दोस्तों वो हमारे हृदय से होता हुआ वापस शरीर के विभिन्न हिस्सों तक गया। तो इस प्रकार जो है हृदय से रक्त 2 बार पंप हो जाता है दोस्तों, 2 बार हो जाता है। इसको द्विसंचरण प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद है कि हृदय एक पेशी न्यास स्वयं उत्तेजनीय होता है दोस्तों। पेशियों का जो है संकुचन, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना दोस्तों यहाँ लगा रहता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, इसको कोई जनरेट नहीं कर सकता, या हम ऐच्छिक क्रिया से इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते या किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ये स्वयं उत्तेजन होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। इसे दोस्तों पेस मेकर कहते हैं, जो हृदय की गति को दोस्तों नियंत्रित करता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आगे इसके पार्ट की रक्त वाहिनियां। तो रक्त को इधर उधर ले जाने के लिए दोस्तों जो वेन्स होती है, जो एट्रिकल्स जो होती है, उनको रक्त वाहिनियां कहते हैं, जो रक्त परिसंचरण में मुख्य रूप से जो है हमारे ये काम आती है। इसमें हम बात कर ले दोस्तों ये कौन सी होती है, तो 2 होती है, धमनी जिसको एट्रिस कहते हैं और शिरा जिसको वेन्स कहते हैं। तो दोस्तों धमनी जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त जो है साफ रक्त को पहुंचाती है, जबकि जो शिरा होती है दोस्तों वो ऑक्सीजन विहीन या बिना ऑक्सीजन के CO2 या दूसरे अपशिष्ट पदार्थों वाला जो रक्त है दोस्तों वो पहुंचाती है। तो ध्यान रखना है धमनी जो होगी दोस्तों वो फेफड़ों से जो है रक्त लेके जाएगी, और शिराएं जो होगी दोस्तों वो जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक जो है रक्त लेके जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा रक्त और परिसंचरण तंत्र था पूरा, जो मैंने आपको जो है यहाँ समझाने की कोशिश की। दोस्तों अगर इसमें कोई भी और आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर करें, जिससे उनको भी जो है बेनिफिट इसका मिल सके। विभिन्न एग्जाम में जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उसका जो है ध्यान रहे यहाँ से आ सके। दोस्तों एक और चीज की, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो इसमें बेल बटन है दोस्तों उसको दबा दें, ताकि अगली बार जो भी नया वीडियो आता है उसका जो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।